हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम यूपी टेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा अग्नि परीक्षा बैच चल रहा है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। और मैं आपको पढ़ाती हूँ संस्कृत विषय को, जिससे मैं आपको वर्णमाला पढ़ा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लासेस करा दी हैं। आज हमारी तीसरी क्लास और आखिरी क्लास है, जो हमारी वर्णमाला की है। इस क्लास में हम उच्चारण स्थान और यत्न को पढ़ेंगे। और ये हमारा पार्ट 3 है और क्लास नंबर 6 है। और मेरी क्लास शाम को 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर होती है। तो जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको 2 से 3 टॉपिक करा चुकी हूँ। इससे पहले मैं आपको भाषा परिचय, माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार और वर्णमाला, आज हमारा ये फाइनल क्लास है। इसमें हमारा जो वर्णमाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा और कल हम इसके 20 से 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको ये पता लगे कि जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, आपको कितना समझ में आया है। तो इसीलिए वो प्रैक्टिस सेट हम चलाएंगे। चैप्टर वाइज हमारे प्रैक्टिस सेट चलेंगे। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा और उसके क्या होंगे क्वेश्चंस को हम कराएंगे। ठीक है। इससे पहले मैंने महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार का प्रैक्टिस सेट नहीं कराया है, उसको हम बाद में करा देंगे। ठीक है। कल आपका संडे है। ठीक है, कल है संडे, तो कल संडे को मैं आपको वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट को कराऊंगी। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को 101% देखने को मिलेंगे ही। तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस सेट आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना देरी करे हुए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान और यत्न को। किसको पढ़ेंगे? उच्चारण स्थान और यत्न को पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम यत्न को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? कि यत्न को पढ़ेंगे कि यत्न होता क्या है। ठीक है, यत्न होता क्या है, इसकी परिभाषा जानेंगे और इसके प्रकार को भी समझेंगे। ये आपका टॉपिक जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 2 से मैंने देखा है, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखा है, मैंने आपके प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखे हैं, तो 2 क्वेश्चन आपके इसमें देखने को मिलेंगे ही यत्न से। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो परिभाषा क्या है, यत्न किसे कहते हैं? तो यत्न किससे बना है? प्रयत्न से। किससे? प्रयत्न यानी कि किसी चीज़ का प्रयास करना क्या कहलाता है? ये प्रयास, किसी चीज़ पे क्या करना, कार्य करना या फिर प्रयास करना क्या कहलाएगा? यत्न कहलाएगा ना। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हम अपने मुख से जो प्रयास या यत्न करते हैं, यत्न यानी कि प्रयत्न करते हैं, जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हम अपने मुख से जो प्रयास या प्रयत्न करते हैं, उसे यत्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे यत्न कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके प्रकारों को भी देखेंगे। तो इसके प्रकार क्या है, ये हमने डेफिनेशन पढ़ ली है कि जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हम मुख से जो प्रयास करते हैं या फिर प्रयत्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे यत्न कहा जाता है। यत्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ये आव्यांतर यत्न, यानी कि जिसमें भीतरी प्रयास किया जाए। आव्यांतर यानी कि इससे ही पता चल रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आव्यंतर यानी कि अंदर से, यानी कि भीतर से। ठीक है, और दूसरा प्रकार है बाह्य यंत्र। ठीक है, और दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार है बाह्य यत्न, यानी कि बाह्य यानी कि आंतरिक तौर पे। ठीक है, आंतरिक यानी कि बाहरी तौर पे। ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आंतरिक कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। बाह्य यानी कि बाहरी आएगा। ठीक है, बाह्य यानी कि बाहरी प्रयत्न, यानी कि जब हम बाहर से एफर्ट लगाते हैं तो उसको हम बाह्य यत्न कहेंगे। ठीक है, जब हम भीतर से या फिर अंदर से प्रयास करेंगे तो उसको हम आव्यांतर यत्न कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आव्यांतर यत्न। क्या कहेंगे? आव्यांतर यत्न। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यत्न किसे कहते हैं, कि जिन वर्णों को उच्चारित करते समय
आप जो प्रयास करते हैं या फिर जो प्रयत्न करते हैं उनको बोलने के लिए, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को यत्न कहते हैं। यत्न दो प्रकार के होते हैं। पहला है आव्यांतर, यानी कि जब आप भीतर से या फिर आंतरिक तौर पे यत्न या फिर प्रयास करते हैं। जब आपको एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपको किसी एग्ज़ाम को देना है और आपको उसको पास करना है, ठीक है, आपको उसको पास करना है, तो जब आप उसको पास करेंगे तो आपके लिए आंतरिक मोटिवेशन जरूरी है, ठीक है, आपके लिए आंतरिक अभिप्रेरणा या फिर मोटिवेशन जरूरी है। तो उसी से आप रिलेट कर सकते हैं कि आव्यांतर यत्न, यानी कि जब आंतरिक प्रयास करोगे तो उसी को क्या कहेंगे, आव्यांतर यत्न कहेंगे, जिसके अंतर्गत आंतरिक प्रयास आते हैं, यानी कि जो बच्चा अंदर से जब मोटिवेट होता है तो उसको हम कह देंगे आव्यांतर यत्न, यानी कि भीतर से जो प्रयास करता है। और जो बाहर से, यानी कि जिसको हम रिवॉर्ड दे देते हैं, रिवॉर्ड दे देंगे, ठीक है, किसी को टॉफ़ी दे दी, कोई बच्चा छोटा है तो उसके लिए हमने टॉफ़ी दे दी, चॉकलेट दे दी, उसकी सराहना कर दी, तो ये क्या होगा, तो उसका ये बाहरी मोटिवेशन हो जाएगा, ठीक है। उसको ये पता होगा कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो टीचर मेरी क्या करेगी, मुझे अप्रिशिएट करेगी, मुझे रिवॉर्ड देगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप रिलेट करके इसको करें, ठीक है। तो बाह्य यत्न क्या होता है, जब हम बाहरी प्रयास करते हैं, जब हम बाहरी प्रयास करते हैं ठीक है, या फिर बाहरी प्रयास करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, बाह्य यत्न कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, बाह्य यत्न, यानी कि बाहरी प्रयास, यानी कि बाहरी प्रयास, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पहला प्रकार पढ़ेंगे जो है आव्यांतर यत्न। पहला प्रकार क्या है, तो पहला प्रकार है आव्यांतर यत्न, और इसके प्रकारों को भी देखेंगे और इसकी डेफिनेशन को भी देखेंगे, ठीक है। तो पहला प्रकार है हमारा आव्यांतर यत्न। आव्यांतर यत्न, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हम अपने मुख के आंतरिक भाग से, यानी कि अंदर से, आंतरिक भाग से जो प्रयत्न करते हैं उसे अव्यंतर यत्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे अव्यंतर यत्न कहते हैं। और ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। इसके लिए पाणिनि ने एक सूत्र दिया जो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो इसके लिए पाणिनि महोदय ने एक सूत्र दिया जो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो इसको अब हम पढ़ते हैं और आप इसको समझिए और आप बोल लिए मेरे साथ ही, आप मेरे साथ ही बोल कर इसको पढ़ें, ठीक है। स्पृष्टे सद स्पृष्टे सद बिब्रत बिब्रत संब्रत सच, ठीक है। कैसे करेंगे कि स्पृष्टे शद विष्ट, ठीक है। कैसे करना है, तो इसको करना है कि स्पृष्टे ईषद स्पृष्टे ईषद बिब्रत बिब्रत संब्रत श, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आपको उच्चारित करना है। तो मेरे साथ साथ बोलिए कि स्पृष्टे, ठीक है, मेरे साथ साथ बोलिए स्पृष्टे सद विस्पृष्टे सद बिब्रत बिब्रत संबद सच, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना होगा कि स्पृष्टे ईषद विस्पृष्टे शद बिब्रत बिब्रत संब्रत सच, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको उच्चारित करना होगा, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर हम जानते हैं कि ये किस प्रकार से इसको स्पष्ट किया गया है और किस प्रकार से इसके 5 प्रकारों को स्पष्ट रूप से बताया गया है, ठीक है। तो उससे पहले हम एक बार इसको फिर से उच्चारित कर लेते हैं, ठीक है। आप मेरे साथ साथ बोलिए, ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे, ठीक है। आप मेरे साथ साथ बोलेंगे कि स्पृष्टे ईषद स्पृष्टे ईषद बिब्रत बिब्रत संब्रत शुच, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने सूत्र दिया है और इसे किस प्रकार से इन्होंने प्रतिपादित किया है ये हम देखेंगे। तो अब हम 5 प्रकारों को देख लेते हैं। पहला प्रकार है स्पृष्टे, यानी कि जो हमने अभी इसको पढ़ा सूत्र को कि स्पृष्टे, ठीक है। तो यहाँ से कैसे निर्माण होगा मैं आपको बताती हूँ कि पहला प्रकार हो जाएगा स्पृष्टे ईषद स्पृष्टे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईषद, तो क्या होगा, ईषद स्पृष्टे, ईषद स्पृष्टे, ठीक है। फिर आएगा ईषद बिब्रत, फिर क्या आएगा, ईषद
फिर आएगा इषद बिब्रत, ठीक है, इषद बिब्रत, और उसके बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा बिब्रत, फिर क्या आएगा बिब्रत, ठीक है, फिर आएगा बिब्रत, फिर आएगा समृत, यानी कि ओनली समृत, क्या आएगा ओनली समृत, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो सूत्र दिया और उसमें 5 प्रकारों को उसी में क्या किया, उसी के द्वारा ही 5 प्रकारों को बताया कि ईस पृष्ठे, इषद पृष्ठे, इषद बिब्रत, बिब्रत समृत शुच, ठीक है। तो इसमें क्या, इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा कि ईस पृष्ठे यानी कि पहला प्रकार, ईस पृष्ठे, ठीक है, इस पृष्ठे यानी कि पहला प्रकार हो गया, ठीक है, इस पृष्ठे, फिर इषद इस पृष्ठे, इषद इस पृष्ठे यानी कि दूसरा प्रकार हो गया, फिर इषद बिब्रत, क्या होगा इषद बिब्रत, ठीक है, फिर बिब्रत, और 5वां प्रकार क्या है समृत, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने 5 प्रकार इसके बताए आव्यंतर के, मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं जो आपको कुछ इस प्रकार से याद करने होंगे। अब हम इनको विस्तार पूर्वक आगे जानेंगे, ठीक है। तो पहला प्रकार क्या है, पहला प्रकार है इस पृष्ठे, क्या है इस पृष्ठे। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि आ और ई, इसका अर्थ क्या होता है, जब आ और ई मिलते हैं तो क्या होता है, इसके अंतर्गत स्पर्श व्यंजन आते हैं, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, तो इसके अंतर्गत स्पर्श व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। किनका प्रयोग किया जाता है, स्पर्श व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, स्पर्श व्यंजनों का, इसके अंतर्गत स्पर्श व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। और आपको मैंने पिछली क्लास में बताया ही था कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, जो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि का से जो मा तक, जो मैंने आपको कचट तब पढ़ाया था, क च ट त प, ठीक है। तो इसमें जो इसके 5 प्रकार बताए थे, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ न, त थ द ध म, त थ द ध न, प फ ब भ म, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 25 मैंने आपको वर्ड बताए थे, इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो का से मा तक के जितने भी वर्ड होते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आएंगे, तो का से मा तक के, का से मा तक के सभी वर्णों को किसके अंतर्गत रखते हैं, तो इनको रखते हैं स्पष्ट व्यंजन के, स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट अव्यंतर के पहला प्रकार जो है स्पष्ट के अंदर रखते हैं। दूसरा प्रकार है ईसद स्पृष्ट, क्या है, दूसरा है ईसद स्पृष्ट, अर्थात जिसमें शब्दों का या वर्णों का थोड़ा स्पर्श हो, जिसमें वर्णों का थोड़ा स्पर्श हो, उसे ईसद स्पृष्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे ईसद स्पृष्ट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ईसद स्पृष्ट कहते हैं। और इसके अंतर्गत यण प्रत्याहार आते हैं, क्या आते हैं, इसके अंतर्गत यत् प्रत्याहारों को रखा जाता है। और यत् प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, मैंने आपको बताए थे कल की क्लास में। तो इसमें आते हैं या वा राला, क्या आते हैं, या वा राला, ठीक है, या वा राला। तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से आते हैं, या व राला, जिनमें बहुत थोड़ा सा स्पर्श हो, जिसमें वर्णों का थोड़ा सा स्पर्श हो, तो वहां पर क्या होता है, ईसद स्पृष्ट होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थर्ड प्रकार क्या है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रकार क्या है, तो नेक्स्ट प्रकार है ईषद बिब्रत, क्या है, ईषद बिब्रत, यानी कि जिसमें थोड़ा मुंह खुलता है, जिन वर्णों को उच्चारित करने में थोड़ा मुंह खुलता है वहां पर ईषद बिब्रत होता है, क्या होता है, ईषद बिब्रत होगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे, तो इसमें सल प्रत्याहार के अंतर्गत के वर्ड आएंगे। कौन से, सल प्रत्याहार के अंतर्गत के जो वर्ण हैं वो आएंगे, जैसे कि शा, शा, सा, हा, यानी कि आप इनका उच्चारित करेंगे तो इनका उच्चारित करो, थोड़ा मुंह खुलेगा, जैसे शा, 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 हा, ठीक है। तो कितना थोड़ा सा जब मुंह खुलता है तो ये ईषद बिब्रत के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, ये ईषद बिब्रत के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से 5वां प्रकार क्या है,
पांचवा प्रकार है बिब्रत। क्या है? पांचवा प्रकार है बिब्रत, जिसमें मुख पर्याप्त रूप से खुलता है, यानी कि पर्याप्त पूर्ण रूप से खुलता है। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो इसमें अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो सभी वर्ड हैं, यानी कि सभी स्वर आते हैं, यानी कि सभी स्वर आते हैं बिब्रत के अंतर्गत, जिसमें मुख पर्याप्त मात्रा में खुलता है। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या है 9। कितनी है? स्वरों की संख्या 9 होती है, जैसे कि आ। ठीक है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 स्वर आते हैं। तो आ, ई, उ, री, लिर, ए, ठीक है, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो ये सभी क्या आते हैं? ये सभी स्वर कहलाते हैं और अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रकार है समृद्ध। नेक्स्ट प्रकार क्या है? तो नेक्स्ट प्रकार है समृद्ध। क्या है? समृद्ध। तो समृद्ध में कौन कौन से आते हैं? कि जब मुख सामान्य रूप से खुलता है, अर्थात इसमें केवल आ आता है, केवल आ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऐसे आ, कैसे? सामान्य रूप से मुंह खुलता है, यानी कि आ। ठीक है, तो इस प्रकार से समृद्ध के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार और समझा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देखते हैं। पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार है स्पृष्ट। स्पृष्ट क्या है? तो इसमें स्पर्श व्यंजन आते हैं। ठीक है, कितने? तो इसमें कितने? स्पर्श में कितने? 25 वर्ड आएंगे। ठीक है, कितने? 25 वर्ड आएंगे। और का से माँ तक के, का से माँ तक के सभी वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके अंतर्गत सभी स्वर और व्यंजनों का बंटवारा किया गया है। किसका? सभी स्वर और व्यंजनों का पाणिनि महोदय ने इसके अंतर्गत इसका प्रतिपादन, यानी कि इसका बंटवारा या फिर इसके प्रकारों को वर्णित किया गया है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ठीक है, स्पर्श का मतलब क्या होता है? तो स्पर्श का मतलब होता है कि जिन वर्ड का उच्चारित करते समय हमारी जीहा जो है, हमारी जीभ जो है वो छुए, तो उसको क्या कहेंगे? उसको स्पर्श व्यंजन कहेंगे। और ये स्पृष्ट के अंतर्गत आएंगे, ये स्पृष्ट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इसमें इनकी संख्या कितनी है? 25 है। और का से माँ तक के सभी वर्ण आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रकार देखते हैं। नेक्स्ट प्रकार क्या है? कि ईसद स्पृष्ट। क्या है? ईसद स्पृष्ट, यानी कि जिसमें वर्णों का थोड़ा स्पर्श हो, यानी कि क्या हो? जिसमें वर्णों का थोड़ा स्पर्श हो। अर्थात इसके अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे? तो इसके अंतर्गत यण प्रत्याहार आएंगे। क्या आएंगे? यण प्रत्याहार आएंगे। ठीक है, यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? आपको पता होंगे कि या, ब, र, ला। ठीक है, या, व, रा, ला, यानी कि जब जीहा से थोड़ा स्पर्श हो, जब जीहा से थोड़ा स्पर्श हो, यानी कि आप उच्चारित करके देखिए, जैसे या, वा, रा, ला। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इनको कहते हैं, इनको अंतस्वी कहते हैं, इनको अंतस्वी कहते हैं, और इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो यण प्रत्याहार है उन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं, और इन्हें ये अर्धस्वर के अंतर्गत भी आते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रकार देखते हैं। नेक्स्ट प्रकार क्या है? तो नेक्स्ट प्रकार है ईसद स्पृष्ट। क्या है? ईसद। थर्ड प्रकार क्या है? तो थर्ड प्रकार है ईसद बिब्रत। क्या है? थर्ड प्रकार है ईसद बिब्रत। क्या है? ईसद बिब्रत, जिसके अंतर्गत हमारा थोड़ा मुंह खुलता, जिसके अंतर्गत हमारा मुंह खुलता है। क्या होता है? जिसके अंतर्गत हमारा थोड़ा मुंह खुलता है, वो ईशद बिब्रत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं तो ये आपको पता होने चाहिए। तो ईशद बिब्रत के अंतर्गत शल प्रत्याहार आते हैं। क्या आते हैं? शल प्रत्याहार। ठीक है, और शल प्रत्याहार में क्या क्या आएगा? तो शा, शा, सा और हा। क्या क्या आएगा? इसको फिर से लिख देते हैं एक बार। ठीक है,
जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हमारा मुंह कम खुलता है या फिर थोड़ा खुलता है वो ईषद विब्रत के अंतर्गत आते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें सल प्रत्याहार आता है। क्या आता है? इसके अंतर्गत शल प्रत्याहार आते हैं। क्या आते हैं? शल प्रत्याहार आते हैं। और शल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड होते हैं ये आपको पता होंगे, तो बताइए इसमें कौन कौन से वर्ड होते हैं? तो इसमें होते हैं शा, 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 हा, ठीक है, सा, सा, हा, ठीक है। तो ये वर्ड जो होते हैं वो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और ईषद विब्रत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आप कैसे याद करेंगे कि स्पृष्ट, स्पर्श व्यंजन यानी कि का से मा तक, ईषद स्पृष्ट यानी कि थोड़ा मुंह खुलेगा, यड़ प्रत्याहार, इसे अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं, अंतस्थ वर्ड भी कहते हैं और अर्ध स्वर भी कहते हैं। थर्ड प्रकार क्या है? तो थर्ड प्रकार है ईषद विब्रत। थर्ड प्रकार क्या है? थर्ड प्रकार है ईषद विब्रत, जिसके अंतर्गत मुंह जो होता है थोड़ा खुलता है, ठीक है, थोड़ा खुलता है। तो ये इसमें क्या आएंगे? ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब चौथा प्रकार क्या है? तो चौथा प्रकार क्या? चौथा प्रकार है विब्रत। क्या है? चौथा प्रकार है विब्रत, जिसमें मुख पर्याप्त खुलता है, यानी कि पर्याप्त रूप से मुख खुलता है। तो वह उसके अंतर्गत क्या है? उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? विब्रत, ठीक है। क्या कहेंगे? विब्रत, ठीक है। अब ये देखिए चौथा प्रकार क्या है? चौथा प्रकार है विब्रत। तो इस विब्रत के आगे कुछ भी नहीं लगा है, यहाँ पर ईषद लगा है, यहाँ पे ईषद लगा है। जबकि चौथा प्रकार जो विब्रत है तो इसमें कुछ भी नहीं लगा है, अर्थात इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि जिसमें मुंह पूर्ण रूप से खुले, यानी कि मुख पर्याप्त खुले, मुख पूर्ण रूप से खुले या फिर पर्याप्त खुले, तो इसके अंतर्गत क्या होगा? वह विब्रत के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? वह विब्रत के अंतर्गत आएंगे। और इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो इसके अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, यानी कि अच प्रत्याहार आते हैं, यानी कि अच प्रत्याहार, ठीक है, यानी कि अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में कितने स्वर आते हैं? तो इन स्वरों की संख्या होती है 9, जो कुछ इस प्रकार से होती है आ, ई, उ, री, लिर, ए, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 9 हो गए स्वर, 9 हो गए स्वर। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? सभी स्वर आते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? तो इसके अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। क्या आते हैं? सभी स्वर आते हैं, ठीक है। तो ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या होता है? अच प्रत्याहार के सभी स्वर आते हैं, ठीक है। तो ये विब्रत में क्या? विब्रत यानी कि आगे कुछ भी नहीं लगा है, मुंह का पर्याप्त खुलना, अर्थात स्वर, अर्थात अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, ठीक है। पांचवा प्रकार क्या है? पांचवा प्रकार क्या है? पांचवा प्रकार है संवृत। पांचवा प्रकार क्या है? तो पांचवा प्रकार है संवृत, जिसमें मुख सामान्य रूप से खुलता है, अर्थात इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा आ, इसमें क्या आएगा? आ, ठीक है, इसमें क्या आएगा? आ, ठीक है। जब मुंह सामान्य रूप से खुले तो इसमें केवल आ आता है, ठीक है, इसमें केवल आ आता है, ठीक है। अब हम सूत्र को एक बार फिर से देख लेते हैं। सूत्र क्या है हमारा? सूत्र है स्पृष्टे ईषद स्पृष्टे बिब्रत संवृत, ठीक है। तो एक बार सूत्र को फिर से देख लेते हैं कि स्पृष्टे ईषद स्पृष्टे ईषद बिब्रत बिब्रत संवृत सच, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सूत्र को 2 से 3 बार मेरे साथ साथ बोलिए कि स्पृष्टे ईषद स्पृष्टे स्पृष्टे बिब्रत बिब्रत संवृत सच, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सूत्र पढ़ना होगा। और इसके प्रकार क्या है? इसके प्रकार कुछ इस प्रकार से हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्पष्ट है यानी कि स्पर्श व्यंजन के आएंगे, इसमें सभी स्पर्श वर्ण आएंगे। ईषद स्पष्ट यानी कि मुंह थोड़ा खुलता है, यानी कि मुंह जो होता है थोड़ा स्पर्श करता है। पहला प्रकार है स्पष्ट, इसमें मुंह जो है पूर्ण रूप से पूरे मुंह में स्पर्श करता है, यानी कि 25 स्वर आ जाएंगे, इसमें 25 वर्ण आ जाएंगे। दूसरा प्रकार है ईषद स्पष्ट, यानी कि थोड़ा स्पर्श होता है, यानी कि जो जीहा है वो थोड़ा स्पर्श होती है, तो इसमें यड़ प्रत्याहार आएगा। तीसरा प्रकार है ईषद विब्रत, यानी कि मुंह थोड़ा खुलता है, मुंह थोड़ा खुलता है, तो इसके अंतर्गत सल प्रत्याहार आएगा, यानी कि शा, सा, हा वर्ण आएंगे। और चौथा प्रकार है विब्रत, जिसमें मुंह
पूर्ण रूप से खुलता है। विव्रत में क्या है, यहाँ पर कुछ भी लगा नहीं है, इसमें कुछ नहीं लगा है, जैसे यहाँ पर इशद लगा है, यहाँ पे इशद लगा है, तो विव्रत में कुछ भी नहीं लगा है, अर्थात मुंह जो है वो पूर्ण रूप से खुलता है, मुंह पूर्ण रूप से खुलता है। तो इसके अंतर्गत अच प्रत्याहार आएंगे। इसके अंतर्गत क्या आएंगे, अच प्रत्याहार, यानी कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है, तो संस्कृत में स्वरों की संख्या है 9। संस्कृत में स्वरों की संख्या क्या है, तो संस्कृत में स्वरों की संख्या है 9। और पांचवा प्रकार है संवृत, जिसमें मुख जो होता है सामान्य रूप से खुलता है। और इसमें क्या आता है, इसमें केवल आ आता है। इसमें केवल क्या आता है, तो इसमें केवल आ आता है। ठीक है, केवल आ आता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रकार, इसका नेक्स्ट प्रकार देखेंगे। नेक्स्ट प्रकार क्या है, तो नेक्स्ट प्रकार है बाह्य ठीक है, नेक्स्ट प्रकार क्या है, तो नेक्स्ट प्रकार है बाह्य यत्न। क्या है, बाह्य यत्न। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रकार हमारा क्या है, तो नेक्स्ट प्रकार है बाह्य यत्न। क्या है, बाह्य यत्न। तब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि बाह्य यत्न किसे कहते हैं, कि जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हम अपने मुख के बाहरी भाग से जो प्रयत्न करते हैं, जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हम अपने बाहरी भागों का क्या करते हैं, तो प्रयत्न करते हैं, बाहरी मुख के बाहरी भाग से जो प्रयत्न करते हैं उसे बाह्य यत्न कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 11। कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 11। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी होंगी, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदांत और स्वरित। ठीक है, तो इसके कितने प्रकार हैं, इसके मुख्य रूप से 11 प्रकार होते हैं। बाह्य यत्न किसे कहते हैं, तो जब जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हम अपने मुख के बाहरी भाग से जो प्रयत्न करते हैं उसे बाह्य यत्न कहते हैं। और ये मुख्य रूप से 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब हमें इनके बारे में भी विस्तार पूर्वक जानना है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्या है, कितने हैं, तो कितने प्रकार हैं, 11 प्रकार हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आव्यांतर के कितने प्रकार हैं, आव्यांतर के प्रकार बताइए और बाह्य यत्न के प्रकार बताइए। और बाह्य यत्न के क्या प्रकार होंगे, तो आव्यांतर के 5 प्रकार हैं और यत्न के कितने हैं, तो यत्न के 11 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से प्रकार हैं, पहला है, आप किस प्रकार से इनको जोड़ के याद करेंगे कि बीबार संबार, क्या होगा, ठीक है, कैसे याद करेंगे कि बीबार संबार श्वास नाद घोष घोष अल्प प्राण महाप्राण उदात अनुदांत स्वरित। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके कितने प्रकार हैं, 11 प्रकार हैं। अब हम इनको विस्तार पूर्वक देखेंगे। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या किए हैं, पाणिनि महोदय ने इसके सूत्र दिए हैं और सूत्र के माध्यम से इनको और डिवाइड कर दिया है, इनको 2-2, 3-3 के भाग में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो अब हम इनके सूत्रों को देखेंगे, सूत्रों के माध्यम से इनके प्रकारों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहला सूत्र क्या है, पहला सूत्र है कि खरो बिबाराम श्वासा घोषा सच। क्या है, खरो बिबारा श्वासा घोषा सचा, क्या है, श्वासा घोषा सचा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, अर्थात इसका अर्थ क्या है, तो आप इसमें पहचाने तो ये क्या होगा, खरो यानी कि खर प्रत्याहार, खरो यानी कि खर प्रत्याहार। ठीक है, खरो यानी कि खर प्रत्याहार, विवार यानी कि विवार हो जाएगा, विवार मैंने प्रकार बताया है। ठीक है, बाह्य यत्न में मैंने आपको प्रकार बताया है विवार। और यहाँ पर क्या है, ये श्वास यानी कि श्वास भी बताया था मैंने आपको, श्वास भी। और घोषाचा, क्या है, घोषाचा यानी कि इसमें अघोष भी आएगा, घोषाचा यानी कि चा का अर्थ क्या होता है, संस्कृत में चा का अर्थ क्या होता है, तो चा का अर्थ होता है और। ठीक है, चा का अर्थ क्या होता है और, तो इसका मतलब क्या होगा कि खरो यानी कि खर प्रत्याहार, विवारा यानी कि विवार, श्वास यानी कि श्वास। ठीक है, श्वासा यानी कि आ और घोष। ठीक है, आ और घोष यानी कि और अघोष। ठीक है, और क्या होंगे, इसमें अघोष आते हैं, यानी कि जो 4 प्रकार हैं, जो 3 प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं,
जो 3 प्रकार हैं बाह्य यत्न के वो इसके अंतर्गत आते हैं। पहला है बिबार, पहला क्या है बिबार, दूसरा है श्वास, तीसरा है अघोष। तीसरा क्या है अघोष। तो इसके अंतर्गत, इस सूत्र के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार आते हैं, तो इस सूत्र के अंतर्गत खर प्रत्याहार आता है, पूरा खर प्रत्याहार आता है। उसके अंतर्गत बाह्य यत्न के बिबार, श्वास और अघोष आते हैं। बिबार, श्वास और अघोष आते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा और छोटा करके देख लेते हैं। इसको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ और उसके बाद देख लेंगे कि इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, तो क्या है, खरो, बिबारा, श्वास, अघोषा, सचा। ठीक है, तो खरो यानी कि खर प्रत्याहार, खरो यानी कि खर प्रत्याहार। ठीक है, खर प्रत्याहार। बिबार यानी कि बिबार इसका प्रकार हो जाएगा। ठीक है, बिबार। श्वास यानी कि श्वास भी इसका प्रकार होगा। आप संस्कृत में आप रिलेट करें, श्वास संस्कृत में क्या होता है कि उसी में आपको अर्थ दिखाई देगा। ठीक है, संस्कृत में आपको उसी में से आपको अर्थ दिखाई देगा। ठीक है, और फिर क्या आएगा, अघोष। फिर क्या आ जाएगा, अघोष। ठीक है, तो ये इसके कितने प्रकार हो गए, ये इसके 3 प्रकार हो गए। कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार। बिबार, श्वास, अघोष। क्या है, बिबार, श्वास और अघोष। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 13। कितनी होती है, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ख, फ, छ, खफट, खपट, चट। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको महेश्वर सूत्र कराए थे, तो उसमें मैंने आपको खर प्रत्याहार भी बताया था, उससे मैंने आपको खर प्रत्याहार भी बताया था। तो मैंने आपको बताया था खपट छट, क्या था, खफ, खफ छटत छट, खफ, खफ छठत चट तप। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या था, मैं आपको लिख के बताती हूँ कि ख, इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं ख, फ, छ, ठ, च। ठीक है, खफ, ठ, थ, खफ छठत चट, खफ छठत चट, कपय। ठीक है, कपय और श, श, यानी कि इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, जो 11वां प्रत्याहार है। ठीक है, 11वां महेश्वर सूत्र है। इसके अंतर्गत कौन कौन से महेश्वर सूत्र आएंगे, तो इसके अंतर्गत 11वां महेश्वर सूत्र आएगा, 12 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा और 13 आएगा। तो 11 के अंतर्गत मैंने आपको बताया था खफ छटत चट तप। ठीक है, और 12 में था कपय और 13 में था शल प्रत्याहार यानी कि श, स, स, ह। क्या था, स, 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 ह। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से बढ़ाएंगे, खफ छटत, खफ छट, चट, कप और शस, यानी कि कितने वर्ण आएंगे, इसके अंतर्गत आएंगे टोटल 13 वर्ण। कितने वर्ण आएंगे, इसके अंतर्गत टोटल 13 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं, इसके अंतर्गत टोटल 13 वर्ण आते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सूत्र अगर दे दिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। तो इसके अंतर्गत 13 वर्ण आते हैं। इसमें खर प्रत्याहार यानी कि खफ छटत। ठीक है, खर प्रत्याहार यानी कि खफ छटत, हाँ, खफ छटत, खफ चटत चट तप। ठीक है, तो इस प्रकार से, और फिर बिबार, कप, कप। ठीक है, उसके बाद कप, कप और शश। ठीक है, इस प्रकार के वर्ड इसके अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा रो, ठीक है, इसको एक बार मैं फिर से आपको, इसको मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो किस प्रकार से ये होंगे, ये कुछ इस प्रकार से होंगे। इसके अंतर्गत आता है खर प्रत्याहार। क्या आता है, खर प्रत्याहार। ठीक है, ठीक है, खर प्रत्याहार। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा है, ठीक है, इस सूत्र को लेकर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विवार है, जो विवार है, ठीक है, विवार है, श्वास है, विवार है, श्वास है और अघोष, और अघोष ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है चर प्रत्याहार। ठीक है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए है चर प्रत्याहार। ठीक है, ऑप्शन बी है खर प्रत्याहार, ऑप्शन सी है सल प्रत्याहार, ठीक है, शल प्रत्याहार, और ऑप्शन नंबर डी है खल प्रत्याहार।
तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि जो विवार, श्वास और अघोष हैं तो किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं खर प्रत्याहार के अंतर्गत। ठीक है, सूत्र से आपको पता हो खर, विवार, श्वास, अघोषा। ठीक है, खर, विवार, श्वास, अघोषा, यानी कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत विवार, श्वास और अघोष आते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने अभी आपको बताया ही है कि विवार, श्वास और अघोष में वर्णों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो वर्णों की संख्या बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला ऑप्शन हो गया 10, दूसरा ऑप्शन हो गया 12, तीसरा ऑप्शन हो गया 13 और डी ऑप्शन हो गया 14। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि खर प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं। जो खर प्रत्याहार है उसमें वर्णों की संख्या कितनी बताई थी मैंने आपको, तो 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 13, यानी कि विवार, श्वास और अघोष में वर्णों की संख्या होती है 13 और ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। ठीक है, अब हम दूसरा प्रकार देखेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं खा, फा, छ, ठ, थ, ता। ठीक है, खा, फा, छ, ठ, च, ट, ता, का, प। ठीक है, सा और सा। ठीक है, तो कितने वर्ण आते हैं, इसमें आते हैं कुल 13 वर्ण। कितने वर्ण आते हैं, इसमें कुल आते हैं 13 वर्ण आते हैं। ठीक है, तो इसमें आते हैं 13 वर्ण आते हैं। और इसके अंतर्गत कौन आते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं विवार, श्वास, विवार, श्वास और अघोष आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से ही बनता है कि विवार, श्वास और अघोष में कौन सा प्रत्याहार होता है, तो इसमें खर प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो जिसमें वर्णों की संख्या होती है 13। कितनी होती है, वर्णों की संख्या होती है 13। ठीक है, अब हम दूसरा सूत्र देखेंगे। दूसरा सूत्र क्या है, तो दूसरा सूत्र क्या है, दूसरा सूत्र है हशो संवार नादो घोषश्च। ठीक है, अर्थात हशो यानी कि हश प्रत्याहार, क्या होगा, हश प्रत्याहार। ठीक है, क्या होगा, हश प्रत्याहार। ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो इसमें 5 से 10 तक के वर्ण जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें कौन कौन से प्रकार होंगे, पहला प्रकार होगा संवार, दूसरा होगा नाद, तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा घोष। तीसरा क्या होगा, तो तीसरा होगा घोष। तीसरा क्या होगा, घोष। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो संवार है, नाद है और घोष है, तो ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है सल प्रत्याहार, ऑप्शन ए है सल, ऑप्शन बी है खल, ऑप्शन बी है खल, ऑप्शन सी है हश, ऑप्शन सी है हश और ऑप्शन नंबर डी क्या है, जस। ऑप्शन नंबर डी क्या है, जस। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि जो संवार है, नाद है और घोष हैं तो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो ये हश प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, हश प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अंतर्गत ठीक है, तो इसके अंतर्गत इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि हश प्रत्याहार के अंतर्गत कि संवाद, नाद और घोष में वर्णों की संख्या, इनमें, ठीक है, इनमें वर्णों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या है 19, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 21 और ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी है 22। ऑप्शन नंबर डी क्या है, 22। तो हश प्रत्याहार देख लेते हैं। तो हश प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो हश प्रत्याहार के अंतर्गत, ठीक है, तो हश प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं,
तो हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत हा या व र, ठीक है, र ल य म अंग ण न, ठीक है, झ झब घड़ ध ज व, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसके अंतर्गत इतने वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं इसके अंतर्गत? कितने वर्ण आते हैं? ठीक है, 20 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं इसके अंतर्गत? 20 वर्ण आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो संवार है, नाद है, घोष, इनमें कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें 20 वर्ण होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं तीसरा सूत्र क्या है। तीसरा सूत्र है वर्गणाम। तीसरा सूत्र क्या है? वर्गणाम प्रथम तृतीया पंचमाम यड़स च अल्प प्राणा। यड़स च अल्प प्राणा, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या? ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार बचे हैं। तो पहला है अल्प प्राण, ठीक है। क्या क्या बचे हैं? तो अल्प प्राण बचा है, ठीक है, अल्प प्राण बचा है, महाप्राण, ठीक है, महाप्राण, उदांत, उदांत, ठीक है, उदांत, अनुदात, अनु, ठीक है, अनुदांत और स्वरित, ठीक है। तो इतने प्रकार अभी इसके बचे हैं। तो ठीक है, इसको आपको करने के लिए क्या करना है? तो इसके लिए आपको, ठीक है, आपको पता होना चाहिए वर्णमाला को, स्वर जो आपके स्पर्श व्यंजन हैं उनके बारे में आपको पता होगा। तो क्या क्या है? कु, चू, टू, आ जाएगा यहाँ, बचे हैं, ठीक है। कितने बचे हैं? तो इतने प्रकार बचे हैं कि इसमें अल्प प्राण बचे हैं, इसमें अल्प प्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदात और स्वरित बचे हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो इनको हम करेंगे कु, चू, टू, तू, पू, ठीक है। जो मैंने आपको कचट तब बताए हैं, यानी कि संस्कृत में इनको कहते हैं कु, चू, टू, तू, पू, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा? तो इसके अंतर्गत का कु के अंतर्गत आएगा का वर्ग, यानी कि क, ख, ग, घ, अंगा। क्या आएगा? क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है। चू के अंतर्गत क्या आएगा? तो चू के अंतर्गत आएगा चा वर्ग, यानी कि चा, छा, जा, झा और इया। और क्या आएगा? इया। और टू वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ड़। क्या आएगा? ड, ढ, ड़। और तू के अंतर्गत क्या आएगा? त, थ, द, ध, न, ठीक है। त, थ, द, ध, न। क्या आएंगे? त, थ, द, ध, न, ठीक है। और पू के अंतर्गत यानी कि प, फ, बा, भा और माँ, ठीक है। तो इतने वर्ड जो है इसके अंतर्गत आएंगे। तो इसको आपको किस प्रकार से करना होगा अभी बताते हैं इसको हम। तो ये पहला हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, पूरे हमारे 5 जो हैं वो स्पर्श, यानी कि 25 स्पर्श हैं। कितने हैं? 25 स्पर्श वर्ण हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रकार बचे हैं? अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित, ठीक है। इसके पास ही हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि कौन कौन से बचे हैं, ठीक है। तो अल्प प्राण में क्या आते हैं? तो इसको हम अब तीसरा सूत्र देखते हैं। तीसरा सूत्र है वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचमा यड़सच अल्प प्राणाम। क्या है? यसच अल्प प्राणायाम, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। इस सूत्र को एक बार फिर से देखते हैं कि वर्गाणाम प्रथमा तृतीयाम पंचाम यड़सच अल्प प्राणाम। क्या है? अल्प प्राणायाम। अर्थात इसके अंतर्गत क्या आएगा? इसके अंतर्गत क्या आएगा? इसको हम समझते हैं, ठीक है।
इस सूत्र को अब हम समझते हैं, यानी कि वर्ग का, यानी कि वर्गों का, ठीक है, वर्गों का प्रथम 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 मैंने आपको क्या बताया, तो प्रथम क्या है, तो जो का वर्ग है, यानी कि क च ट त प, यानी कि क च ट तप, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या है, प्रथम वर्ग क्या आएगा, क च ट तप, ठीक है। प्रथम तृतीय, प्रथम तृतीय, ठीक है, प्रथम तृतीय और पंचमा, और पंचमा, यानी कि पहला क्या है, पहला है कचट, ठीक है। इसको बताते हैं किस प्रकार से होगा, तो ये होंगे का वर्ग, ठीक है, कचट तप, ठीक है। और फिर तीसरा यानी कि ग घ, तृतीय क्या है, ठीक है, ग ज ड द व। और पांचवा क्या है, तो पांचवा क्या होगा, पांचवा क्या होगा, तो पांचवा हो जाएगा, ठीक है, यमंग, ठीक है, क्या होगा, अंग यम अड़नम, ठीक है, यमंग अड़नम, क्या होगा, यमंग अड़नम, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या आएंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड आएंगे। प्रथम के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो प्रथम के अंतर्गत आएंगे, इसको हम फिर से लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हम एक बार फिर से लिख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ग हैं। तो प्रथम है, ठीक है, वर्ग कौन कौन से हैं, तो इनको एक बार हम फिर से लिख लेते हैं कि वर्ग क्या है, ठीक है। मैंने आपको बता दिए हैं, तो वर्ग कौन कौन से हैं, पहला है प्रथम, ठीक है, पहला है प्रथम, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद तृतीय, उसके बाद क्या है तृतीय, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है पंचमा, उसके बाद क्या है पंचम, ठीक है, पंचम। और उसके बाद क्या है, लास्ट है यड़, लास्ट क्या है यड़, यड़श्च, ठीक है, यड़श्च। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, प्रथमा के अंतर्गत आएंगे च ट ता क प, ठीक है। तृतीय के अंतर्गत क्या आएंगे, तो तृतीया के अंतर्गत आएंगे ज व ग ड़ द, ठीक है, ज व ग ड़ द, ठीक है। पांचवा क्या है, पांचवे के अंतर्गत आएंगे यामंगड़नम, क्या आएगा, यामंगड़नम, ठीक है। और यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आपको पता ही होंगे, तो क्या आएंगे, या वा रा ला, क्या आएंगे, या वा रा ला। तो सूत्र को एक बार फिर से देखते हैं, सूत्र क्या है, तो सूत्र है वर्गाणाम प्रथमा पंचमा यड़श्च अल्प प्राण, यानी कि अल्प प्राण के अंतर्गत पहला तीसरा और पांचवा, पहला और वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ड आता है, क्या आएगा, पहला, ठीक है, तीसरा और पांचवा और यड़ प्रत्याहार, और क्या आएगा, यड़ आते हैं, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत माने जाते हैं, ठीक है, तो किसके अंतर्गत आएंगे, ये अल्प प्राण के अंतर्गत, अल्प प्राणा, ठीक है। तो अल्प प्राण के अंतर्गत कैसे होगा, तो 1 3 5, 1 3 5 और यड़, ठीक है। तो अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, के अंतर्गत 135 यण आते हैं, कौन कौन आते हैं, 135 यण, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होगी, तो इनकी संख्या होगी टोटल, इनकी संख्या हो जाएगी टोटल 19 वर्ण, कितने हो जाएंगे, टोटल 19 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे, ठीक है, आपने अच्छे समझ लिया होगा। सूत्र को एक बार फिर से देखते हैं कि वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचमा, यानी कि अल्प प्राण के अंतर्गत 135, यानी कि वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा और वर्ग का पांचवा और यड़, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें वर्णों की संख्या होती है 19, यानी कि पहला तीसरा और पंचमा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रकार है,
नेक्स्ट प्रकार है कि वर्गाणाम, चौथा प्रकार क्या है? चौथा प्रकार है वर्गाणाम द्वितीया चतुर्था सलस्या महाप्राणा। क्या है? द्वितीया तृतीया सलस्या महाप्राणा। ठीक है, तो इसका अंतर्गत, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जो वर्ग है, वर्ग का दूसरा, चौथा, वर्ग का दूसरा चौथा, ठीक है, वर्ग का दूसरा और चौथा, सलस्या यानी कि सल प्रत्याहार, यानी कि शल प्रत्याहार क्या कहलाते हैं? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। क्या होते हैं? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अभी हमने अल्प प्राण को देखा, तो अल्प प्राण में कौन आया था? 1, 3, 5 और यड़। ठीक है, क्या था? 1, 3, 5 और यड़। और अब महाप्राण में क्या आएगा? तो महाप्राण में आएगा 2, 4 और शल। क्या आएगा? 2, 4 और शल। ठीक है, तो इनको समझते हैं एक बार फिर से। ठीक है, इनको समझते हैं। 2, 4 कहाँ से हो जाएंगे? तो यहाँ पर हम देखते हैं कूचू टू तुप। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें जो चौथा होगा, इसमें जो चौथे नंबर का है और दूसरे नंबर का है, यानी कि, ठीक है, यानी कि खफछट और पंचमा। ठीक है, इसके अंतर्गत ये आएंगे। ठीक है, तो कैसे आएंगे इसको हम देखते हैं। मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से। ठीक है, द्वितीया में क्या आएगा? द्वितीया में क्या आएंगे? तो द्वितीया वर्ण आएंगे ख, फ। ठीक है, तो द्वितीया में क्या क्या आएंगे? द्वितीय वर्ग में वर्ण आएंगे ख, फ। द्वितीय वर्ग में वर्ण कौन कौन से आएंगे? तो ख, छ, ठ, थ, फ। खफ छठत क्या आएगा? खफ छठत। और चतुर्थी में क्या आएंगे? चतुर्थ में क्या आएंगे? चतुर्थ में आएंगे घ, झ, ण, धस। घ झ धड़ धस क्या आएगा? घ, झ, ढ, धस। क्या होगा? धव। ठीक है, तो ये क्या होंगे? ये फोर्थ के अंतर्गत आएंगे, चौथे ग्रुप के अंतर्गत, चौथे वर्ग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो वर्ग का दूसरा और चौथा, और शल प्रत्याहार। और शल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं? तो शल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं? तो शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं शा, 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 हा। ठीक है, क्या आते हैं? सा, सा, साहा। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये सभी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं एक बार फिर से कि जो महाप्राण है, ठीक है, महाप्राणा में किस क्या क्या आता है? तो द्वितीय वर्ग आता है और चतुर्थ वर्ग आएगा। और क्या आएगा? चतुर्थ वर्ग आता है। और क्या आते हैं? शल प्रत्याहार आते हैं। और क्या आते हैं? और आते हैं शल प्रत्याहार। क्या आते हैं? शल प्रत्याहार। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो द्वितीय के अंतर्गत आएंगे ख, फ, छ, ठ, थ। ठीक है, क्या आएंगे? ख, फ, छ, ठ, थ। ठीक है, चतुर्थ के अंतर्गत क्या आएंगे? घ, झ, ड, ध, भ। ठीक है, तो ये 5 वर्ड जो हैं वो ये आ जाएंगे। और शल के अंतर्गत शा, शा, सा, हा। ठीक है, तो महाप्राण के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, महाप्राण के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या टोटल होती है, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है टोटल 14। 5 और 5 10 और 4 14। कितनी होती हैं? 14। तो इसको आप याद कैसे करेंगे? तो इसको आप याद करेंगे 2 और 4 यानी कि 24। शल प्रत्याहार। ठीक है, शल प्रत्याहार क्या कहलाएंगे? महाप्राण। क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सूत्र के थ्रू इसको आप याद कर सकते हैं कि 24 सल महाप्राणा। क्या है? 24 सल महाप्राणा। ठीक है, तो ये हमने भी सूत्र समझ लिया। इस सूत्र को भी हमने अच्छे से समझ लिया। इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसको हमने नेक्स्ट पेज में अच्छे से बता दिया है कि जो
चौथा सूत्र है वर्गाणाम द्वितीया चतुर्था शलस्या महाप्राणा, यानी कि महाप्राण के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनकी संख्या होती है 14, जिसमें द्वितीय और चतुर्था वर्ग आते हैं और शल प्रत्याहार भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से अल्प प्राण मैंने क्या बताया था, इसी प्रकार से अल्प प्राण में मैंने आपको बताया था कि वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचमा यश्चा अल्प प्राणा, यानी कि अल्प प्राण के अंतर्गत वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचमा वर्ण आते हैं, पंचमा वर्ग आता है और यड़ प्रत्याहार भी इसके अंतर्गत आता है। और इसको आप याद किस प्रकार से कर सकते हैं कि 135 यड़ अल्प प्राणा, क्या कैसे करेंगे कि पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा, यानी कि 135, यड़ यानी कि यड़ प्रत्याहार और अल्प प्राणा यानी कि अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और इसमें वर्णों की संख्या होती है 19। कितनी होती है, तो इसमें वर्णों की संख्या होती है 19। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसको पढ़ा, अभी हमने यत्न को देख लिया है, अभी हमने बाह्य यत्न को देखा है। इसके कुछ प्रकार बचे हैं, तो कुछ प्रकार ये हैं कि उदात, अनुदात और स्वरित, ये सभी क्या होते हैं, ये जो बाह्य यत्न में होते हैं ये सभी स्वरों के अंतर्गत माने जाते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी स्वरों के अंतर्गत आते हैं। जबकि इसके और प्रकार जो मैंने अभी आपको बताए वो सभी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, वो सभी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो उदात प्रकार है, इसके अनुदात और स्वरित, ये सभी स्वर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी स्वर के अंतर्गत आते हैं। जबकि इसके और प्रकार थे, हमने अभी क्या पढ़ा, अभी हमने बाह्य यत्न को पढ़ा, जिसमें इसके प्रकार थे 11। जिसमें इसके प्रकार कितने थे, इसके 11 प्रकार थे। इसमें विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, यानी कि इतने प्रकार जो थे वो व्यंजन के अंतर्गत आए थे। किसके अंतर्गत आए थे, वो व्यंजन के अंतर्गत आए थे। जबकि उदात, अनुदात और स्वरित ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये स्वर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, अभी हमने इनको देख लिया है, अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट था। यहाँ पर क्या है, नोट में आपको ये पता होना चाहिए, आप लिख लीजिए कि उदात, अनुदात और स्वरित ये सभी बाह्य यत्न होते हैं और स्वरों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत माना जाता है, तो इनको स्वरों के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, ठीक है, यहीं पर एक क्वेश्चन पूछते हैं हम आपसे कि एक क्वेश्चन है हमारा कि स्वरों का आव्यांतर यत्न क्या माना जाता है, स्वरों का आव्यांतर यत्न क्या माना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है विवृत, ऑप्शन ए है विवृत, ऑप्शन बी है समृद्ध, ऑप्शन बी क्या है समृद्ध, ऑप्शन सी है विवार, ऑप्शन बी सी क्या है विवार, और ऑप्शन नंबर डी क्या है संवार, ऑप्शन नंबर डी क्या है संवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो स्वरों का अव्यांतर यत्न है वो किसके अंतर्गत माना जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विवृत को मानते हैं, किसको मानते हैं, विवृत को मानते हैं। ठीक है, और ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी बाह्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी बाह्य यत्न के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम कल आपको उच्चारण स्थानों को पढ़ाएंगे। ये क्लास जो है आपकी लंबी हो जाएगी, तो इसको हम जो उच्चारण स्थान है, इसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने क्या देखा, तो आज की क्लास में हम दोनों टॉपिक करने को थे, जिसमें उच्चारण स्थान था और यत्न थे। और ये टॉपिक जो है आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा, 2 घंटे की क्लास आपकी हो जाएगी। तो इसको हम इतना बड़ा ना करते हुए आज हमने यत्न पढ़ लिए हैं और कल की क्लास में हम उच्चारण स्थानों को देखेंगे। यत्न में हमने यत्न के बारे में पढ़ा, इसकी परिभाषा देखी कि यत्न किसे कहते हैं। उसके बाद हमने इसकी परिभाषा को देखा, इसके प्रकार देखे कि ये 2 प्रकार के होते हैं, आव्यांतर यत्न और बाह्य यत्न। आव्यांतर यत्न के अंतर्गत ये 5 प्रकार के होते हैं। तो कौन से बताए थे मैंने आपको, बाह्य जो आव्यांतर यत्न थे वो कितने प्रकार के, 5 प्रकार के बताए थे। स्पृष्टा, ईस्पृष्टा, ईषद। ठीक है, इसके 5 प्रकार बताए कि स्पृष्टा, ईषद स्पृष्टा, ईषद विव्रत और समृद्ध। ठीक है, तो ये हमने क्या बताए थे, ये हमने
अव्यांतर यत्न बताए थे। उसके बाद हमने बाह्य यत्न को पढ़ा। इसके प्रकार होते हैं 11। इसके प्रकार कितने होते हैं? 11 होते हैं, जिसमें से जो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हैं वो स्वर होते हैं, और जो सभी प्रकार होते हैं वो व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसको हमने सूत्रों के माध्यम से देखा कि खरो, विभार, श्वास, घोषा। ठीक है, तो इसके प्रकारों को हमने अच्छे से देखा। उसके बाद हमने क्वेश्चन भी किया, एक दो क्वेश्चन किया कि स्वरों का अव्यांतर यत्न क्या माना जाता है। तो स्वरों का अव्यांतर यत्न विव्रत क्यों मानते हैं? क्योंकि ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। मैंने पीछे बताया था ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, और इसमें सभी 9 स्वर आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज की क्लास में हमने यूपी टेट की क्लास में आज की हमने हमारा जो बैच है वो अग्नि परीक्षा बैच चल रहा है। कौन सा बैच चल रहा है? अग्नि परीक्षा बैच चल रहा है, जिसमें संस्कृत की हम वर्णमाला को पढ़ रहे हैं। संस्कृत का जो चैप्टर है वर्णमाला को पढ़ रहे हैं। इसमें आज की क्लास में हमने यत्न को पढ़ा है। वैसे हम इसमें उच्चारण स्थान को भी पढ़ने को थे, लेकिन आपकी क्लास जो है 2 घंटे की हो जाएगी, तो इसको हम कल करेंगे। ठीक है, उच्चारण स्थानों को, ठीक है, उच्चारण स्थानों को हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो उच्चारण स्थानों को, उच्चारण स्थान की क्लास को हम कल करेंगे। कल संडे है तो पहले हम इसको कवर करेंगे। कल की क्लास में उच्चारण स्थान को कवर करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, अगर कोशिश करूंगी तो मैं इसके साथ ही आपको कोशिश करूंगी, नहीं तो इसी के साथ उच्चारण स्थान के बाद ही मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगी। 20 से 25 क्वेश्चन हम करेंगे, 20 क्वेश्चन लगभग करेंगे। ठीक है, वर्णमाला से संबंधित, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जब आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको क्वेश्चन भी लगाना आना चाहिए। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर वह सभी क्लासेस को देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में हम क्या देखेंगे? कल की क्लास में हम उच्चारण स्थानों को देखेंगे। किसको देखेंगे? उच्चारण स्थानों को देखेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।